सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है क्लास 11th में। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री मजा आएगा पढ़ने में पूरे साल। लगातार मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर भी लाएंगे, लेकिन अच्छे नंबर कब आएंगे उसको समझना है। देखो, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी हम यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूं पढ़ेंगे कैसे। क्योंकि देखो, पढ़ना क्या है वो तो पूरे साल पढ़ना ही है। पहले हमको पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है। तो आप सोच रहे हो यार कैसा बेवकूफ वाला सवाल कर रहे हैं, क्या हम पूरे साल 10th में 9th में पढ़ के नहीं है, हमको पता नहीं कैसे पढ़ना है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, आप लोग पढ़ के आए हैं। लेकिन अब आप जो जिस फेज में आए हैं क्लास 11th, ये एक ऐसा फेज है यहाँ अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं। अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं यहाँ पर। जो क्लास 10th में कहते हैं ना हम टॉपर हैं, हम 90% लेके आए, हम 95% लेके आए, हम 80% लेके आए, हम 85% लेके आए हैं, हवा निकल जाती है उनकी। तो क्यों होता उनके साथ ऐसा? क्या वो पढ़ते नहीं? क्या 10th में उनको फ्री में नंबर मिल जाते थे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब कुछ तो है यहां पर। जो बच्चा वहां पे तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन क्लास 11th में आकर वो डगमगा गया, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। ऐसा क्या होता है? हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं बच्चों, जो 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, लेकिन क्लास 11th में आते ही तीनों मेन सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, फेल। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि क्या है ये। इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा अभी मैं आपको। ये होता है हर साल बच्चों के साथ, और हम हर साल देखते हैं। और आप अपने जो जो सीनियर्स हैं उनसे पूछना, जो क्लास 12th में है, जो 11 से 12th में गए हैं, वो बताएंगे। ठीक है ना? तो आप उनसे पूछना, खाली पिछले साल वालों से मत पूछना, उनसे पिछले साल वालों से पूछना। क्या पता पिछले साल वाले कोई झूठ बोल रहे हो। आप अपने पुराने जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो पिछले आपके मतलब जो 12th कर चुके हैं, उनसे पूछना कि क्लास 11th में और क्लास 10th में क्या है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, देखो क्लास 11th और क्लास 10th में सबसे बड़ा डिफरेंस है कोर्स का। क्लास 10th का कोर्स है ये, और क्लास 11th का ये। तो डिफरेंस समझ गए होंगे पहले तो, कितना बड़ा डिफरेंस है। इतने से इतने पे आना है। आपको हैबिट है इतने से काम करने की, और हैबिट बनानी है इतने काम करने की। भाई कोई थोड़ा सा, कोई अगर वेट, हल्का सा वेट उठाने की उसको हैबिट हो, और उसको एकदम से बड़ा वेट दे दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है डगमगाएगा ना भाई वो। क्यों नहीं डगमगाएगा? लेकिन अगर उसको वही स्ट्रेटेजी समझा दिया जाए कि किस तरह से उसको बैलेंस करना है, तो नहीं डगमगाएगा। समझाने के बाद उसको फॉलो भी करना है, खाली समझना ही नहीं है, फॉलो भी करना है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूं। क्लास 10th और क्लास 11th के कोर्स में बहुत फर्क है, बहुत सारा कोर्स है। जितना आप केमिस्ट्री क्लास 10th की पढ़ के आए हो, जितनी भी पूरी क्लास 10th की केमिस्ट्री, उतनी केमिस्ट्री तो मैं आपको एक ही चैप्टर के अंदर पढ़ा दूंगा। एक ही चैप्टर के अंदर इतने क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने क्वेश्चंस कराऊंगा, आपने क्लास 10th में पूरे साल नहीं करे होंगे। तो इसका मतलब काम बहुत बढ़ने वाला है। एकदम से नहीं बढ़ाऊंगा, डरो मत। एकदम से नहीं बढ़ाऊंगा, स्लोली स्लोली हैबिट डालेंगे। प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। ठीक है ना? समझाना ही नहीं है, उसको फॉलो भी करना है, फॉलो करवाना भी है आपसे, है ना? तो डरने की बात नहीं है। क्लास 11th में जो आपने करना है, कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। उसको मैनेज करना है आपको अपने आप, कि यहां पर जो पढ़ोगे, घर पे उसको कैसे करना है, उसका होमवर्क कैसे करना है, हर सब्जेक्ट का होमवर्क किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको कितना समय देना है, हर एक सब्जेक्ट के होमवर्क को। घर पे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। हर चीज को आपको मैनेज करके चलना है। आई बात समझ? तो बेसिकली देखो बच्चों, क्या होता है, क्लास 10th में बच्चा काम करके आता है जरा सा, और क्लास 11th में बहुत सारा हो जाता है। क्लास 10th में बच्चे को डिटेल में लिखने की आदत नहीं होती,
क्लास 11 थोड़ी डिटेल में चली जाती है, तो लिखने की आदत बनानी है। सबसे ज्यादा मार यहाँ पे खाता है। कोर्स भी कर लेगा लेकिन उसका कहता है सर हम मेरे को लिखना नहीं आ रहा, कैसे आंसर को एक्सप्लेन करना वो नहीं आ रहा सर, कैसे सब लिखें। तो रिटर्न प्रैक्टिस करो, जो टीचर ने लिखवाया रिटर्न, जितना ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा कॉपियां भरोगे, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। नंबर ऑफ कॉपीज फिल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मार्क्स गेन। जितने ज्यादा कॉपियां भरोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। अब ये मत होना कि बस टेप टेप के कॉपियां भर दी, समझ के भरनी है भाई, आई समझ, पर टेप दी एक दूसरे में से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों पढ़ाई करनी है रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ। कारण देखो, आपको मैं अगर कोई एक एग्जांपल दूं, एक जो घर से कूड़ा कचरा लेके जाने वाला होता है, जो घर से कूड़ा कचरा लेके जाता है, तो वो क्या, अगर उसको कहा जाए कि भाई ये थोड़ा सा कूड़ा है और रोज लेके जाना है, तो वो अगर वो रोज लेके जा रहा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर वो क्या करे, उस कूड़े को एक जगह फेंक दे, 2-4 दिन फेंकता रहे, इकट्ठा करता रहे, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, ढेर बन जाएगा कूड़े का, स्मेल आने लगेगी, अब उसको उठाने में दिक्कत आएगी। क्योंकि पहले तो वो आलस में उसको उठा नहीं रहा था, वहां पे इकट्ठा करे जा रहा था, करे जा रहा था, उसको रोज दिया जाता था लेकिन वो लेके नहीं जाता था, वो वहीं पे इकट्ठा कर लेता था। अब उसको ले जाने में दिक्कत आएगी ना, इकट्ठा एक तो इतना सारा हो गया, दूसरा उसमें स्मेल आने लगी। तो अगर वो रोज का रोज एक तो थोड़ा था, आराम से लेके जाता, स्मेल भी ना आती, कोई दिक्कत भी ना होती, जल्दी काम हो जाता। लेकिन उसने पूरे साल तो कुछ करा नहीं, या इतने दिनों तक कुछ करा नहीं जितने दिन तक उसने वहीं पे इकट्ठा करा, और एक ही दिन उसको सारा काम करना पड़ेगा और उसमें वो परेशान हो जाएगा। उससे ना तो सारा उठेगा, स्मेल भी आएगी, हो सकता है उसकी तबीयत भी खराब हो जाए। तो बेसिकली बच्चों यही काम आपके साथ है। क्लास 11 में बच्चा वो क्लास 10 की तरह लेके चलता है। क्लास 10 में जरा सा काम देगा टीचर, वो जरा सा काम कर लेना है, काम ज्यादा मिलेगा, हैबिट डालनी है। एकदम से बहुत सारा नहीं दूंगा, हैबिट बनाऊंगा आप लोगों की, धीरे धीरे काम बढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी क्लास 10 के कंपैरेटिवली क्लास 11 में काम ज्यादा मिलेगा। डेली का काम डेली करते रहना, कलेक्ट मत करना। इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने काम, तो भाई ये समझ लो वो चैप्टर खत्म है। जिस चैप्टर का काम इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने, वो चैप्टर आपका खत्म है, नहीं आने का समझ। तो रोज का काम रोज करना है, हैबिट डालनी है इसकी। काम जब तक नहीं होगा सोना नहीं है, जब काम खत्म होगा तब सोएंगे। चैन की नींद तभी आती है भाई जब काम कंप्लीट हो जाता है। स, काम का बर्डन सर पे लेके सोओगे तो नींद कैसे आएगी, ना नींद आएगी ना काम पूरा होगा। तो काम पूरा करो, अच्छी तरह से चैन की नींद सो। आई बात समझ। तो बच्चों हम तो देखते हैं हर साल बच्चों का ग्राफ यहां से यहां आ जाता है, नीचे नेगेटिव ग्राफ आ जाता है, उनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव हो जाती है। तो भाई देखो मैं तो ये कहता हूं अपनी परफॉर्मेंस अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो उसको घटाओ भी मत, कंसिस्टेंट कर लो, कांस्टेंट कर लो। अगर बढ़ नहीं रही है तो घटाओ भी मत। जो परफॉर्मेंस आपकी क्लास 10 में रही है कम से कम उतनी तो रख सकते हैं। अपनी परफॉर्मेंस को कांस्टेंट कर लो, और उस परफॉर्मेंस को कांस्टेंट करने के लिए दो ही मंत्र हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंटली काम करना है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, तीसरा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना अगर आप लोगों ने सीख लिया, टाइम मैनेजमेंट कर लिया, तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि काम मिलना है। लेक्चर्स फिजिक्स के भी देखोगे, केमिस्ट्री के भी देखोगे, और मैथ्स के भी देखोगे, या फिर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के भी देखोगे, उनका होमवर्क भी करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट को बहुत बड़ा आपको फोकस करके चलना, बहुत ज्यादा फोकस करके चलना, इसका बहुत बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में। अपने इच्छाओं को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। आज दोस्त यहां जा रहा है तो चलो वहां पे चलते हैं, अरे भाई नहीं, अपने पहले काम को कंप्लीट करना है। आई बात समझ। तो चलिए ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा इसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके कोर्स के बारे में बताता हूं, क्लास 11 का कोर्स। बच्चों केमिस्ट्री जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। आपकी केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। केमिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। एक फिजिकल,
फिजिकल केमिस्ट्री होगी, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। ये तीन तरह की केमिस्ट्री आपको पढ़नी है फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में। आई बात समझ? ये तीन तरह की केमिस्ट्री पढ़नी है आपको यहां पर। तो बेसिकली अब तीन तरह की जो ये केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, अभी इसके अंदर क्या होता है वो समझना है। देखो वैसे तो क्या होता है ये तो आपको चैप्टर पढ़ने पे ही पता लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे, कुछ चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, कुछ चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके टोटल कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं टोटल। 14 चैप्टर हैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के। फिजिक्स के अलग हैं, मैथ्स के अलग हैं। आई बात समझ? पिछले साल तो साइंस में मेरे ख्याल से 14 चैप्टर होंगे मुश्किल से, पूरी साइंस के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिलाकर। तो बेसिकली यहां पर खाली केमिस्ट्री में 14 चैप्टर हैं। आई बात समझ? डरना नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, जब पढ़ते रहोगे रेगुलर बहुत आसान लगेगी। नहीं तो अगर आप रेगुलर काम नहीं करोगे सबसे ज्यादा मुश्किल लगने लगेगी केमिस्ट्री। आगे समझ? ऊपर से जाएगी ऐसे पता भी नहीं लगेगा कहां निकल गई। क्लियर है? तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं। यहां पर 14 चैप्टर है। अब इसके अंदर हम सबसे पहला जो चैप्टर है हमको जो पढ़ना है सबसे पहले, चैप्टर नंबर 1, वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी। चलो मैं आपको सारे चैप्टर के पहले बता देता हूं। तो यहां पर पहले हमको क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना है? केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो यहां पर पढ़ना है। जैसे लॉ आप लोग पढ़ के आए हो, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वहां पर 2 लॉ पढ़ के आए हो ना क्लास 9th में। अब यहां पर उसको आगे बढ़ाना है, 5 लॉज बन जाएंगे। यहां पर पहले तो 2 पढ़ के आए, यहां पे 5 पढ़ेंगे। वहां पर आप मोल कंसेप्ट पढ़ के आए हो ना, वहां का मोल कंसेप्ट का लेवल ये था, यहां पर लेवल बढ़ जाएगा। मोल कंसेप्ट इस टाइप के टॉपिक्स हैं, सम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? इस चैप्टर के अंदर जो चीजें पढ़ेंगे ना वो आगे काम आएंगी, क्लास 12 तक काम आएगी। आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में चले जाएंगे वहां पर भी काम आएगी। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो इसको अच्छी तरह समझना है। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये चैप्टर आपके आगे तक काम आएगा। नेक्स्ट चैप्टर 2 जो है आपका वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोगों ने क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था। अच्छा एक चीज और बता दो बच्चों, क्लास 11th क्लास 9 से रिलेट करती है और क्लास 12th क्लास 10th से रिलेट करती है। आई बात समझ? तो इसलिए यहां पर मैं कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस करूंगा वो क्लास 9th के होंगे। 11th के जो टॉपिक्स हैं कुछ वो आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसे कि आप रदरफोर्ड मॉडल पढ़ के आए हैं, थॉमसन मॉडल पढ़ के आए हैं, बोर मॉडल पढ़ के आए हैं, वो मॉडल पढ़ने हैं। फिर बोर के बाद के मॉडल आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वहां तक तो खाली बोर तक पढ़ के आए हो, उसके आगे के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर अगला चैप्टर आता है आपका पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वैसे तो देखो इस चैप्टर का नाम ये नहीं है, बहुत लंबा सा दूसरा नाम है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने बेसिकली मेंडलीव के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। मेंडलीव के बारे में पढ़ा था, न्यूलैंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। बेसिकली वो चीजें यहां पर पढ़नी है, ये क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। फिर आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपका चैप्टर का नाम है। यहां पर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप लोगों को पढ़ना क्या है बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है केमिकल्स के बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब उसके आगे भी बॉन्ड होते हैं अलग अलग टाइप के, वो पढ़ने हैं। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, वो बॉन्ड बनाएंगे तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ पर पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं पूरे सिलेबस का, ठीक है ना, कि किस चैप्टर में हमको किस चीज के बारे में पढ़ना है। फिर आपका चैप्टर 5 आ जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर।
स्टेट्स ऑफ मैटर, नाम से थोड़ा सा पता लग रहा होगा। मैटर, मैटर आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में, और मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहां पर बेसिकली स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। यहां पर कितनी स्टेट्स हम डिस्कस करेंगे? 2, एक तो गैस और एक लिक्विड। सॉलिड की डिस्कस हम क्लास 12th में करेंगे। क्लास 12th में सॉलिड स्टेट के नाम से ही एक चैप्टर है पूरा। ठीक है जी। फिर चैप्टर नंबर 6 आ जाता है बच्चों यहां पर, थर्मोडायनेमिक्स। अब आप कह रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में आपने अभी तक एज सच कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आपके पास है। एक तरह से आपके लिए नया चैप्टर है, तो इसलिए एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। वैसे थर्मो से आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा हीट, और डायनामिक से पता लगेगा मोशन। तो जब हम हीट का मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो सारी की सारी बातें इसके अंदर आएगी। ये चैप्टर आपका फिजिक्स में भी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इसके बारे में भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये भी आपके लिए एक तरह से बिल्कुल नया चैप्टर है ना। फिर आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, आप लोगों ने शायद क्लास 10th में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। जैसे रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो पढ़ा ही आप लोगों ने क्लास 10th में। तो बेसिकली जिन रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी होता होगा और ऑक्सीडेशन भी होता होगा, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। तो बेसिकली यहां पर उन टाइप की रिएक्शंस के बारे में बात करनी है। तो मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएगा कुछ यहां पर। चैप्टर नंबर 9, आपका जो चैप्टर नंबर 9 है बच्चों, ये बेसिकली चैप्टर है एक पूरे एलिमेंट के ऊपर, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में पढ़ना है यहां पर, एक अकेले एलिमेंट के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर पूरा चैप्टर है आपका यहाँ पर। अभी तो आपको पता था कि खाली एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है अब यहाँ पर। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 11 आपका जाता है एस ब्लॉक। अब आप लोग शायद थोड़ा सा जानते हो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, वहां पर कुछ इस तरीके से आप लोगों ने टेबल को देखा होगा। ये उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली इधर के ये जो ये है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना। और जो एलिमेंट इतने एरिया में आते हैं उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और यहां जो बीच में आते हैं उनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेसिकली बच्चों हमको नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मतलब कि हमको इधर वाले एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 10 में इधर वाले एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। जब हम ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे ना, बहुत मतलब इन 2 चैप्टर के अंदर इस चैप्टर का बहुत काम आएगा, चैप्टर नंबर 3 का। तो जो बच्चा चैप्टर नंबर 10 और 11 को ढंग से समझना चाहता है, उसको चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है ना। चलिए फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, उसका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक होगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नोमेनक्लेचर आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो बेसिकली नोमेनक्लेचर से ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लगभग। ठीक है ना। फिर चैप्टर नंबर 13 में इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। आप लोग जानते हो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, जो चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे उसको इलेबोरेट कर देंगे आगे 13 के अंदर। मतलब कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अंदर जो रिएक्शंस है वो सारी की सारी यहां पढ़ेंगे, और कंपाउंड्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे 12 में। कंपाउंड्स के बारे में चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, और उनकी रिएक्शंस के बारे में चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यहां पर हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाती है, मतलब कि
आपके एटमॉस्फेयर के बारे में पूछेंगे, नाम से पता लग रहा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हमारे एनवायरमेंट में जो केमिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है, हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस की लेयर्स हैं वो यहाँ पे पढ़ी जाएंगी। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है पूरे साल का, ठीक है ना। यहां पर एक चीज और बता दूं, जैसे चैप्टर नंबर 5 गैस और लिक्विड के बारे में पढ़ना है, पिछले से पिछले साल ये क्लास 11th में यहाँ पर सॉलिड स्टेट भी आ गया था, क्लास 12th में से हटा दिया था, क्लास 11th में ले आए थे, लेकिन इस साल वाप मतलब कि पिछले साल दोबारा से क्या हो गया, क्लास 12th में भेज दिया उस चैप्टर को और यहां से हटा दिया। कोर्स बहुत सारा हो रहा था, बच्चे पहले ही यहाँ पर डर जाते हैं कि क्लास 10th में पहले ही कम कोर्स है और फिर क्लास 11th में आते एकदम से इतना ज्यादा कोर्स आ गया, तो बच्चे डर जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। क्लास 12th में 16 चैप्टर है, यहाँ पे तो 14 ही है, वहां पे 16 चैप्टर है। लेकिन बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, मजा बहुत आएगा काम करने में, बस मैं दोबारा कहता हूं रेगुलर काम करना है, मजे से काम करना है, डरना नहीं है, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, मजा आएगा काम करने में आपको भी। बस जो चीज पढ़ाई जाए उसको ढंग से पढ़ना है, क्लियर है। तो चलिए, तो यहां पर आज हमने बेसिकली अपने पूरे कोर्स के बारे में ओवरव्यू लिया। अब आपका एक चीज मैं बता दूं, टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है क्लास 11th में। 30 मार्क्स 70 मार्क्स होते हैं थ्योरी के, ठीक है जी, और बाकी प्रैक्टिकल के होते हैं 30 मार्क्स। तो 70 मार्क्स आपकी थ्योरी जो पेपर में लिख के आओगे, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए, सेम प्रोसीजर आपका क्लास 12 में भी फॉलो होगा। अब यहां पर आपको मैं बता दूं बच्चों, काम कैसे करना है। देखो बच्चों, आप लोगों को डेली लेक्चर्स दिए जाएंगे, पता है आप लोगों को लेक्चर्स दिए जाएंगे, आप उनको देखेंगे, उनके अंदर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपको उन क्वेश्चंस को करना होगा, होमवर्क करना होगा, उनको प्रॉब्लम को लाइव सेशंस में डिस्कस करा जाएगा, ठीक है ना। वो डिस्कस आप तभी कर पाओगे जब उनको रेगुलरली करोगे, उसी दिन डिस्कस होंगे बेसिकली, है ना। तो अब यहां पर बेसिकली आपको काम कहां से करना है। देखो मैं जो बुक रिकमेंड करता हूं क्लास 11th के बच्चों को, दो बुक में से कोई सी बुक ले सकते हैं। वैसे मैं जो बुक रिकमेंड करता हूं वो बुक रिकमेंड करता हूं, वो है मॉडर्न ABC प्लस, ये वाली बुक मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को। 2018 19 20 21 कोई भी बुक मिल जाए आपको, कोई भी मतलब ईयर की मिल जाए, पुरानी भी ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं लेनी है ना, ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी भी ले सकते हो, लेकिन 2018 से पुरानी नहीं लेनी बच्चों, बल्कि कोशिश करो कि 2020 की मिल जाए, ठीक है ना, 2019 की मिल जाए, जितना नहीं मिल जाए उतना अच्छा है। अगर आप बिल्कुल नहीं ले सकते और भी अच्छा है। देखो हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड होता है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल भी नहीं ले सकते पुरानी, तो कोशिश ये करना कि 20 की मिल जाए, जितना नहीं हो सके उतनी ले लेना, ठीक है ना। तो कौन सी बुक है, मॉडर्न ABC प्लस, नोट कर लो कॉपी के अंदर। तो ये आपको बुक लेनी है, इस बुक में से भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ पर्सनली मैं भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे या आपको पर्सनली मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, वो आपको करने होंगे, शीट्स दूंगा आपको, वो करनी होगी, क्लियर है। तो बच्चों इस तरीके से हमको यहाँ पर फॉलो करना है, रेगुलर काम करना है, डेली का काम डेली करना है, इज इट क्लियर। तो चलिए आप इसको देखिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। सो यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर क्या है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर देखो बच्चों क्या हम पढ़ते हैं और मैं क्या पढ़ाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर,
देखो क्लास 11 में आ गए हो, क्लास मैंने कहा 11 9 से रिलेट करती है। क्लास 9 में मैटर आप लोगों ने पढ़ा है, फिर उसके उसी के अंदर आपने जो है मैटर को आगे फिर चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इज मैटर अराउंड अस प्योर समथिंग समथिंग करके आपके ऐसे चैप्टर आगे आए थे। फिर उसमें मैट उसके अंदर आपने पढ़े थे कि मैटर कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, इम्प्योर होते हैं। फिर प्योर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड आ गए थे, ठीक है ना। इम्प्योर में मिक्सचर आ गए थे, मिक्सचर में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ गए थे, एलिमेंट्स में मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में यही पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर इतना फोकस नहीं करता। और कोई भी टीचर क्लास 11 में इस बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता, कारण क्या है, बच्चे क्लास 9 में पढ़ के आया है, ठीक है ना। चलिए फिर, अच्छा यहीं पे ही क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर यहीं पे ही कुछ मैं नई टॉपिक बना देता हूं उसको। हम पढ़ते हैं यहाँ पर बेसिकली साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन। ये मैं आपको बताऊंगा, ये आपको मैं बताऊंगा साइंटिफिक नोटेशन, ये पता होना जरूरी है कि साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना, कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। फिर आप यहां पर पढ़ेंगे, आगे आता है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, या वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इससे भी कोई ऐसा एज सच इतना इंपॉर्टेंट कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। फिर आगे आता है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी और एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये टॉपिक आप क्लास 11th में ही फिजिक्स में पढ़ लोगे, तो मेरे को यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्लास 11th में ही फिजिक्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं पढ़ाते, क्योंकि फिजिक्स वालों को पढ़ानी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री में टीचर क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो बच्चा जो है जो फिजिक्स में पढ़ता है वही क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी लिख देता है, अगर बाई चांस कोई गलती से किसी भी स्कूल में क्वेश्चन पूछ ले। हम तो भाई इसके बारे में नहीं पढ़ाते, फिजिक्स में बच्चा कर लेता है, डिटेल में पढ़ता है। हम जितना यहाँ पढ़ाते हैं ना, उससे ज्यादा डिटेल में वहां पर पढ़ लेता है, तो इसलिए हम इस पर इतना फोकस नहीं रखते, ठीक है। अब यहां से मेन बात स्टार्ट हो जाती है आगे से, वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर आप लॉज पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलुसेक लॉ ऑफ गेलुसेक लॉ पढ़ेंगे, एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे। तो 5 लॉ हैं यहाँ पर आपके टोटल। क्लास 9th में 2 लॉज पढ़े थे आपने, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। फिर अगला टॉपिक आता है, अच्छा मोल कंसेप्ट भी आप क्लास 9 में पढ़ के आए, लेकिन बस टीचर ने पता नहीं कैसे समझाया आपको क्लास 9 में, आपको कुछ नहीं आता, मैं तो यही मान के चलूंगा। और सच में ही जब मैं पढ़ाऊंगा ना, आप लोग कहेंगे यार क्लास 11 में 9th में तो टीचर ने हमको कुछ कराया ही नहीं, ठीक है ना। और जब यहाँ पे कराऊंगा एक एक चीज दिमाग में ऐसे घुस जाएगी, बस कुछ कहने की हद नहीं है। लेकिन फिर दोबारा कहूंगा, डाउट्स अपने पूरे क्लियर करने हैं, छोटी से छोटी बात को पूछना है, किसी भी बात को लेके हिचकिचाना नहीं है। 5 मिनट के लिए बेवकूफ बन जाओ, नहीं तो पूरी जिंदगी का बेवकूफ बनोगे। अभी क्वेश्चन पूछ लोगे जब पढ़ाया जा रहा है, और अपना लाइव सेशन में उनको प्रॉब्लम को डिस्कस कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो पूरे नहीं डिस्कस करोगे, पूरी जिंदगी नहीं आएगा, पूरी जिंदगी के लिए बेवकूफ बनोगे। 5 मिनट के लिए बच्चों के सामने पूछ लोगे, बच्चे हंस लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपको कम से कम वो चीज आ तो जाएगी, कल अगर कोई आपसे पूछता है तो कम से कम आप उसका आंसर तो दे दोगे। तो इसलिए पूछना है, जो भी मन में आए, एबीसीडी का होगा ना वो भी सिखा दूंगा, बस पूछना है। आई समझ। चलिए, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट हो गया हमारा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका टॉपिक आता है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। ये भी आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, हो सकता है ना पढ़ाया हो आपके टीचर ने।
फिर अगला टॉपिक आता है आपका जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जब हम इसको टॉपिक को स्टार्ट करेंगे मैं तभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। कुछ चीजें राज होनी चाहिए, जब वो स्टार्ट हो तभी पता लगना चाहिए, ठीक है ना, पहले नहीं पता लगना चाहिए। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री, कोई इसको स्टोकियोमेट्री कहता है, कोई स्टोशियोमेट्री कहता है, कोई टोशियोमेट्री कहता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है बच्चों। मैं तो इसको स्टोशियोमेट्री कहता हूं, मैं इसको स्टोशियोमेट्री कहता हूं, तो आप भी स्टोशियोमेट्री ही कह सकते हैं। तो ये आपके सारे टॉपिक हैं, मेन हमारा काम यहां से स्टार्ट होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है, मोल कंसेप्ट, मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला, कंसंट्रेशन टर्म और स्टोशियोमेट्री। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ के, ठीक है। यहां पर हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में चैप्टर कराते समय बीच में बता दूंगा। तो हम यहां पर स्टार्ट कैसे करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट से, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट वन इज मोल कंसेप्ट। तो बच्चों मोल का मतलब क्या हुआ, मोल का क्या मतलब है, मोल का मतलब क्या है पहले यह समझना है। मोल इज अ नंबर, ये क्या है, एक नंबर है। लाइक डजन, जैसे डजन होता है ना, दर्जन कहते हो जिसको आप, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होती है डजन, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं डजन। जैसे डजन होता है, आप लोग मार्केट में जाते हो तो बनाना लेने जाते हो ना, क्योंकि डजन से सीधा बच्चों के दिमाग में बनाना आते हैं कि भाई बाजार से दर्जन में तो हम केले ही लेते हैं भाई, और तो कुछ लेते नहीं। तो बेसिकली एक दर्जन में कितने केले आते हैं, 12 नंबर है ना। 2 दर्जन में 24, 3 दर्जन में 36। तो बेसिकली इस तरीके से आप डजन की जब बात करते हो तो आप नंबर की बात करते हो। चलो यहां तो बनानास की बात करी मैंने, अगर मैं कहता हूं 1 डजन एलिफेंट तो भी कितने आएंगे, 12। 2 डजन एलिफेंट 12, 1 डजन चेयर 12, ठीक है ना। 2 डजन एलिफेंट 24, सॉरी, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि यह एक नंबर है, डजन का मतलब नंबर। एक डजन में 12 ही होने हैं, 1 डजन में कितना होना है, 1 डजन कंटेन्स 12 थिंग्स, वो कुछ भी हो सकती हैं, उसके साइज से कोई मैटर नहीं करता। 12 एलिफेंट कहें तो 12 1 डजन एलिफेंट है, अगर मैंने 24 एलिफेंट कहे तो 2 डजन एलिफेंट है, नंबर फिक्स है। अगर मैं यहां पर 1 डजन ग्रेप्स की बात करता हूं, 1 डजन ग्रेप्स, छोटे से ग्रेप्स हैं, कितने आएंगे, 12। 1 डजन एलिफेंट, वो भी 12। तो साइज से तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना बच्चों। तो सेम उसी तरीके से मोल भी एक नंबर है, और इसमें कितने नंबर आते हैं, 1 मोल में बेसिकली 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स आती हैं, पार्टिकल्स कह लो चाहे। बात समझ आ गई, तो इतनी चीजें आएंगी। अगर मैं 1 मोल एलिफेंट कहता हूं तो इतने सारे एलिफेंट आएंगे, 1 मोल ग्रेप्स कहता हूं तो इतने सारे ग्रेप्स आएंगे, साइज से कोई मतलब नहीं है। 1 मोल बनानास कहता हूं तो इतने बनानास आएंगे। आई बात समझ। तो ये नंबर पता है कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा 6022, उसके आगे कितनी जीरो, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतना बड़ा नंबर है। तो 1 मोल में इतनी सारी चीजें आती हैं, आई बात समझ। तो बेसिकली ये भी एक नंबर है, ठीक है ना। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। यहां पर इस नंबर को हम क्या कह देते हैं, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो
नंबर, ये आप लोगों को पता होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन और नीचे सबस्क्रिप्ट में ए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे मैंने एन ए लिख दिया तो उसका मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर। आई बात समझ। तो एक मोल में इतनी चीजें होती हैं, उसके साइज से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं एक मोल एलिफेंट कहता हूं इतने आएंगे, एक मोल ग्रेप्स कहता हूं इतने आएंगे, एक मोल एटम्स कहता हूं इतने आएंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स कहता हूं इतने आएंगे। तो हर चीज एक मोल में इतनी ही आएगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, चलिए। तो बेसिकली बच्चों अब हम आगे बात करते हैं। हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब कि एक डिफरेंस के बारे में पता करना है, 12U और 12G। अब ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 12U एंड 12G। ठीक है ना, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। U क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, और G ग्राम। अगर मैं कहूं 12U और 12G, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, ये भी कार्बन का मास है, 12U is the mass of carbon and 12G is also the mass of carbon, बट लेकिन डिफरेंस क्या है। यहां पे मैं हर साल बच्चों से पूछता हूं कि भाई क्लास 9th में आप लोगों ने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, तो वहां पर इसका मतलब समझाया होगा, बताओ क्या होता है। मेरे को आज तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया, और आई होप, मेरे को लगता है आप लोगों को भी शायद ना पता हो। पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहां पर मोल कंसेप्ट हमने स्टार्ट करा। मोल का मतलब होता है नंबर, एक मोल में इतने नंबर होते हैं और वो नंबर ये बनता है, और इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर उसी तरीके से होता है जिस तरह से हम डजन की बात करते हैं, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। हम लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा है, एटम्स, मोलिक्यूल्स पढ़ा है हम लोगों ने। तो बेसिकली अब यहां पर आप लोगों को मैं बताऊं, तो अगर आप क्या लिखते हो, मैंने बात करी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होगा, आप 12U लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, एटॉमिक मास लिख दिया तो 12U। तो बेसिकली एटम्स के बारे में बात करेंगे तो वहां बोलेंगे एटॉमिक मास। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जैसे कि CO2, CO2 क्या एक मॉलिक्यूल है, O2 क्या है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एक दो या दो से ज्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशन को मॉलिक्यूल कहते हैं। CO2 इज अ मॉलिक्यूल, O2 इज अ मॉलिक्यूल, HCl इज अ मॉलिक्यूल। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। ये H और Cl से मिलकर बना है, ये दो O से मिलकर बना है, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इस CO2 का मास निकालना चाहता हूं, अगर मैं कहूं कि इसका मास जो भी हो, इसका मास होता है 44U, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इट इज अ मोलिक्यूलर मास ऑफ CO2। 44 क्या है, 44U इज द मोलिक्यूलर मास। तो अगर हम मोलिक्यूल्स के बारे में बोलते हैं तो बोलेंगे मोलिक्यूलर मास। अगर हम एटम की बात करते हैं, कार्बन का मास, तो खाली C लिखा तो ये एटम हो गया, कार्बन हो गया, सिंपल एक एलिमेंट का एक एटम है। ऑक्सीजन O2 लिखा तो ये मोलिक्यूल है, O लिखा तो ये भी एटम है। तो अगर मैं खाली O की बात करता हूं तो बोलूंगा एटॉमिक मास। आई बात समझ। तो चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं, एटम्स की बात हम अलग करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात हम अलग करेंगे। तो अगर मैं कहता हूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है बच्चों, 12U। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मतलब ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है, हमने कहा कि एटम्स के केस में अगर कोई चीज एटम की फॉर्म में है, तो अगर हम उसका मास निकालते हैं तो हम उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। कार्बन एक एटम की फॉर्म में है तो हम बोलेंगे एटॉमिक मास, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12U। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट इज मास ऑफ वन कार्बन एटम। मतलब कि इस ये जो मार्कर है ना, ये मार्कर के अंदर इंक डलती है, और वो इंक कार्बन की होती है। ये कोयला ले लो, चारकोल है, कार्बन का ही है। अब उसके अंदर एक अगर मैं छोटा सा पीस लूं चारकोल का, कोयले का, उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ एटम। अगर मैं एक पेन की निब की बात करूं ना, पेन की निब, उस पेन की निब में भी मिलियंस ऑफ एटम होंगे, लाखों करोड़ों एटम होंगे। तो एक एटम
अगर मैं चारकोल की बात करूं, छोटा सा पीस लिया, बहुत सारे एटम्स है उसके अंदर, उसमें से एक एटम निकाल लूं, उस एक एटम का मास, उसमें से एक कार्बन का एटम निकाल लिया, उस एक एटम का मास कितना है? 12U। तो इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास होता है 12U। आई बात समझ? तो मैंने यहां पे बात करी ना 12U, इट इज अ मास ऑफ वन कार्बन एटम। बच्चों ध्यान से सुन लो, मास ऑफ वन कार्बन एटम, है ना? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखो। आगे मैंने बात करी, मैंने कहा मोलिक्यूलर मोलर मास, मैंने क्या कहा? मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। मोलिक्यूलर नहीं कह रहा हूं, मोलिक्यूल तो मोलिक्यूल्स के बारे में कहूंगा, जब मोलिक्यूलर की बात करूंगा तो मोलिक्यूल्स की उसके अंदर बात करेंगे। यहां पे मैंने लिखा मोलर मास, तो ये वर्ड कुछ इसके जैसा सा नहीं लग रहा? मोल जैसा, मोलर मास। अब इसका क्या मतलब हुआ? एटॉमिक मास का तो मतलब पता लग गया कि एक एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम निकालो और उसका मास निकालो, मतलब कार्बन का एक एटम लूं और उसको तराजू पे रख दूं और उसका मास कैलकुलेट करूं, तो वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है ना? अब बात आती है मोलर मास की। ये मोलर मास क्या है? तो बेसिकली बच्चों, मोलर मास की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली अगर मैं इसको समझूं, तो यहां पर क्या होगा? बेसिकली इसका मतलब क्या है? दैट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इक्वल्स टू 12 ग्राम। वन मोल ऑफ कार्बन एटम का मास 12 है, मतलब ये कि दैट इज मास ऑफ वन मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 10 की पावर 23, मतलब कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स। इसका मास कितना होगा? 12 ग्राम। मतलब कहने का क्या है, मैं एक तराजू लूंगा, उस तराजू पे मैं एटम्स रखूंगा, एक दो तीन चार, कितने एटम रखने पड़ेंगे? इतने सारे एटम। मतलब कि इतने सारे एटम्स मेरे को तराजू पे रखने हैं, किसके? कार्बन के। तब जाकर उसका मास कितना आएगा? तराजू के ऊपर जो लिखा हुआ आएगा वो कितना लिखा आएगा? मास 12 ग्राम। इतने सारे कार्बन के एटम रखूंगा तब जाकर मास आएगा। मतलब कि अगर मैं ग्राम लिख देता हूं तो एक मोल एटम का मास होगा, और अगर मैं खाली यू लिख देता हूं 12U, तो एक एटम का मास। तो यू और जी के बीच में डिफरेंस समझ आया बच्चों? तो कहीं पर भी अगर यू लिखा गया तो यू से यहां पर समझ आ जाता है कि जिस चीज की बात चल रही है वो सिर्फ एक ही यूज करी है। सपोज अंगूर है, अंगूर एक एटम है, और ठीक है ना, मैं एक अंगूर का मास मान लेता हूं 12। एक अंगूर का मास कितना है? 12U। बात समझ आ गई? तो ये क्या हो गया? एटॉमिक मास। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। एक अंगूर का मास कहूंगा तो एटॉमिक मास। अगर मैं बात करता हूं मोलर मास, मैं अंगूर को क्या मान के चल रहा हूं? कार्बन। एक अंगूर मतलब एक कार्बन का मास 12U। और अगर मैंने बोला मोलर मास, मोलर मींस एक मोल अंगूर का मास, एक मोल एटम्स का मास, कार्बन एटम का मास, तो एक मोल में कितने आएंगे? इतने। तो इतने अंगूर लेने पड़ेंगे, आप कार्बन एटम को अंगूर मान लो, इतने सारे अंगूर लेने पड़ेंगे तो मास आएगा कितना? 12 ग्राम। आई बात समझ? 12U और 12G में डिफरेंस, ये एक कार्बन एटम का और ये एक मोल कार्बन एटम का मास। आई बात समझ? तो ये आपका कंसेप्ट है एटम का। ठीक है ना? अब आगे हम यहां पर बात करेंगे बेसिकली बच्चों मॉलिक्यूल्स में। तो देखो, मैंने कहा मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना है मेरे को? मोलिक्यूलर मास। देखो, एटम्स की बात करें तो एटॉमिक मास बोल रहे थे, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो मॉलिक्यूल बोलेंगे, मोलिक्यूलर। तो मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो बच्चों, पहली बात तो आपको यहां पर CO2 ये फॉर्मूला है। कार्बन का मास होता है 12, आप लोगों ने याद करा हुआ है। ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। लेकिन ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो 2 इंटू 16, और इनको आप करते हो प्लस, तो 12 प्लस 32,
प्लस करके कितना आएगा 44। बात समझ आ गई? तो इसलिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना ले रहा हूं 44। तो मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना है 44U। मोलिकुलर आ गया ना, मतलब इसका मतलब यह है मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ CO2 कितना है 44। मतलब कि हवा में से एक CO2 का मोलिक्यूल लूंगा, तराजू पे रखूंगा, तो उसका मास कितना आएगा 44U। बात समझ आ गई? चलिए अब बात करते हैं मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा 44 ग्राम। मोलर आ गया ना बच्चों, मोलर आ गया, तो मतलब दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 कितना होगा 44 ग्राम। इसका मतलब दैट इज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना होगा 44 ग्राम। मतलब कहने का मैं इतने सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स लेके आऊंगा, तराजू पे रखूंगा, तब जाकर वहां पर 44 ग्राम लिखा आएगा। तो 44U का मतलब एक एटम का मास, 44 ग्राम का मतलब, सॉरी 44U का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, 44 ग्राम का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स का मास। क्लियर है? तो ये बच्चों डिफरेंस है एटम के लिए और मॉलिक्यूल्स के लिए, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है, आप ये सोच रहे होंगे यू क्या है। यू का मतलब है यूनिफाइड मास। इसको हम पहले यू की जगह हम पहले लिखते थे AMU। इसकी फुल फॉर्म होती थी एटॉमिक मास यूनिट। इस AMU का मतलब होता था एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पर अब हम लिखने लग गए यूनिफाइड मास, ठीक है ना। अब लिखने लग गए हम यूनिफाइड मास। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो ये भी एक तरह से यूनिट है मास की, ये भी एक तरह से यूनिट है मास की। देखो बच्चों जैसे मास की यूनिट ग्राम होती है, मिलीग्राम, केजी, ठीक है ना, इस तरह से यूनिट होती है ना, इसी तरीके से एक यू भी एक यूनिट है। देखो एक एटम जो कि आपको दिखता भी नहीं, क्या उसका मास आप मिलीग्राम में मेजर कर लोगे, ग्राम में मेजर कर लोगे, केजी में मेजर कर लोगे? नहीं करोगे, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है। तो उसके लिए बहुत छोटी यूनिट बनानी पड़ी हमको। जैसे केजी बहुत, अगर मैं यहां पर बेसिकली एक पेन की निब है, पेन की निब को अगर मैं केजी में मेजर करने लगूं, तो भाई वो बहुत छोटी चीज है, उसको केजी में नहीं मेजर कर सकते। तो उसको हम या तो ग्राम में मेजर करेंगे या फिर मिलीग्राम में मेजर करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो सेम केस में एक एटम बहुत ज्यादा छोटा है जिसको हम खुली आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसका मास ग्राम और मिलीग्राम में भी नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमने नई यूनिट बनाई एक तरह से यू, यूनिफाइड मास। आई बात समझ? तो एक CO2 मॉलिक्यूल जो कि आपको हवा में दिख भी नहीं रहा, उसका मास 44U है। यू बहुत छोटी यूनिट है। ऐसी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक एटम कार्बन का मास 12U। मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम, इतने सारे एटम का मास। मोलर मास ऑफ CO2 इतने सारे CO2 का मास। बात समझ रही कब जी लगाना है और कब यू लगाना है। इज इट क्लियर? तो बच्चों आज के लिए हम यहां पर इतना ही करेंगे, आप इसको समझो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, ठीक है ना। आज हमने बेसिकली थोड़ा सा अपना कोर्स के बारे में समझा, क्या क्या हमारे कोर्स है, फिर यहाँ पर हमने चैप्टर के बारे में समझा। चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप आज इसको पढ़िए, आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, बस आज इसको स्टार्ट करना है। कल से आपके पास होमवर्क आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल से इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये कल आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कल ये ना हो कि मैं चैप्टर जब पढ़ाऊं तो आपको ये क्लियर ना हो। तो इसको क्लियर कर ले अच्छी तरह से, मेरे से डिस्कस कर ले। कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से बिल्कुल बेझिझक पूछ लें, दोबारा कहोगे वो दोबारा समझा दूंगा, लेकिन मेरे को बताना पड़ेगा। खुल के जो मन में आए पूछ लेना बच्चों, कभी भी डरना मत मेरे से। जो मन में आया है वो पूछना है खुल के। टीचर और डॉक्टर से कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। भाई डॉक्टर इलाज तभी तो कर पाएगा जब आप उसको अपनी बीमारी के बारे में खुल के सब कुछ बताओगे। ऐसे ही टीचर को अपनी प्रॉब्लम खुल के जब बताओगे,
तो ही वो उसका रिजोल्यूशन दे पाएगा। तो मैं आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कैसे दूंगा, उसको रिजोल्व कैसे करूंगा, जब आप मेरे को बताओगे। मेरे को कैसे पता लगेगा, आई बात समझ। तो बच्चों आज के लिए इतना करते हैं, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।